Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about Finance Commission, especially about 16th Finance Commission, what have been the recommendation of the 16th Finance Commission and what taxes are shared between the center and the states. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. One question is strictly framed on this topic and 2 questions are taken from यूपीएससी PYQs। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अब अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें इस कमीशन के, तो दिस कमीशन इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 years and under Article 280 of the Indian Constitution, and this commission consists of 1 chairperson and 4 other members। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें तो आर्टिकल 270 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्सेस प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो भी नेट टैक्स प्रोसीड्स हैं उनको जो है सेंटर और स्टेट्स में किस तरह से जो है प्रोसीड्स किया जाएगा, उसकी जो बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 270 करता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया इस फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इस कमीशन के कि इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता, तो ऑब्जेक्टिव जो भी रिकमेंडेशंस रहती हैं वो एक तरह से अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें इसका, तो एंश्योर बैलेंस फिस्कल फेडरलिज्म को जो है एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म को। व्हाट इज़ द डिविजिबल पूल। अब ये डिविजिबल पूल क्या है, तो जो डिविजिबल पूल है इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जितने भी टैक्सेस होते हैं उनका स्टेट्स में और जो है सेंटर में किस तरह का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो जो भी कंबाइनली सारे टैक्सेस जो होते हैं जो इसमें शेयरिंग में रखे जाते हैं या जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, उनको ये जो है डिविजिबल टूल कहा जाता है। अब टैक्सेस शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किए जाते हैं, तो जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल जीएसटी हो गया और सेंटर शेयर ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो कि जो इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज होती है उन पर जो लगता है उसी को आईजीएसटी कहा जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। और कौन कौन से जो है टैक्सेस हैं जिसको नहीं शेयर किया जाता या एक्सक्लूड किया गया है किया जाता है, तो आप देखोगे इसमें हमें देखने को मिलता है सेस हो गया, सेस हो गया एंड सरचार्ज हो गया। तो सेस क्या होता है, सेस जो होता है ये भी एक तरह का टैक्स ही होता जो कि टैक्स पर ही लगाया जाता है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, इसको ऐसे समझ सकते हो, टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज सेस। और इसको और सरचार्ज क्या है, सरचार्ज जो होता यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए टैक्स ऑन टैक्स। और सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज को आप ऐसे समझ लीजिए एडिशनल चार्ज होता है, ये एडिशनल चार्ज हो गया या एडिशनल फ़ी हो गई, या ये भी एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लीजिए एडिशनल टैक्स। और ये दोनों जो है तब लगाए जाते हैं, इनको जो है गवर्नमेंट तब यूज़ करती है जब गवर्नमेंट को फंड रेज करना हो। अच्छा, हालांकि जो सेस होता है, सेस में जो होता है उसका जो पर्पस है वो क्लियर होता है कि जो सेस है उसका जो कलेक्शन रहता है उसका जो यूज़ है वो एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर हेल्थ में यूज़ किया जाता। और जो ये जो सेस है वो हर तरह के इनकम, यानी कि जो सब तरह के जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उन पर लगाया जा सकता है। और अगर हम सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज जो है वो हाई इनकम्स जो अर्नर्स होते हैं उन पर ही लगाया जाता है सरचार्ज। तो अब ये गवर्नमेंट कब इनको जो है यूज़ करती है, इनको गवर्नमेंट जो है तब यूज़ करती है जब गवर्नमेंट को फंड रेज करना होता,
तो जो है ये दोनों, इसको ऐसा समझ लीजिए, जब गवर्नमेंट को फंड रेज करना होता है तो ये दोनों गवर्नमेंट के लिए वसूली भाई की तरह काम करते हैं, यानी कि वो फंड रेज कर कर देते हैं। तो इनको जो है एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि सेस और सरचार्ज को, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। और अगर हम 2025 एंड 26 के डिविजिबल पूल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 81% देखने को मिलता है ग्रोस टैक्स रिवेन्यू का, और रेस्ट जो रेज किया जाता है बाय सेस एंड सरचार्ज। इवोल्यूशन ऑफ वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब हम जो उसका वर्टिकल डिवोल्यूशन होता और एक हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आता। तो डिवोल्यूशन क्या, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो टैक्सेस का बंटवारा है उसी को जो है डिवोल्यूशन कहा जाता। तो इसमें दो तरह से डिवोल्यूशन किया जाता, यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है जब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो शेयर होता है, टैक्स का बंटवारा जो होता है, उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो होता है उसमें स्टेट्स में जो जिस तरह से बंटवारा किया जाता है टैक्स का सारे स्टेट्स में, उसको हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। तो शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंटर टैक्सेस। अब हम वर्टिकल डिवोल्यूशन को देख लेते हैं कि स्टेट्स का कितना जो है शेयर रहा है पिछले कुछ कमीशन में। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन और स्टेट्स को पिछले कुछ देखते हैं तो 13th फाइनेंस कमीशन जब देखते हैं, जो कि 2010 से 2015 तक रहा, उसमें 32% स्टेट का शेयर देखने को मिला हमें। और जब हम 14th फाइनेंस कमीशन को देखते हैं जो कि 2015 से 20 तक रहा, उसमें हमें 42% जो है स्टेट का शेयर देखने को मिलता है। हालांकि ये पीक किया था 14th फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे एक हिस्टोरिक जंप देखने को मिला हमें 14th फाइनेंस कमीशन में, जो कि 42% देखने को मिला। और अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें 2020 से 26 तक, तो ये हमें जो है स्टेट का शेयर 41% देखने को मिला। और यही सेम को जो है वो रिटेन किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन में, यानी कि स्टेट का जो शेयर है उसको 41% ही 16th फाइनेंस कमीशन में रिटेन किया गया है। इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि इसको लेकर जो है क्वेश्चन अक्सर जो है यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट्स में अपने। अगर हम स्टेट्स की डिमांड की बात करें 16th फाइनेंस कमीशन से पहले, कि जो 16th फाइनेंस कमीशन से पहले स्टेट्स की क्या डिमांड्स थी, तो स्टेट्स का कहना था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन में जो है इंक्रीज करना चाहिए, शेयर को स्टेट्स के ऑलमोस्ट 50% तक कर देना चाहिए, इंक्लूड्स करना चाहिए सेस एंड सरचार्ज को डिविजिबल पूल में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो है सेस एंड सरचार्ज को जो है वो डिविजिबल पूल से एक्सक्लूड किया गया था। हालांकि सेस और सरचार्ज को जो है डिविजिबल पूल से अलग रखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 271 ही कहता है। और कैप करना चाहिए सेंटर्स यूज़ ऑफ सेस, यानी कि जो सेंटर का यूज़ है सेस का उसको कैप करना चाहिए, यानी कि लिमिट कर देनी चाहिए उस पर। ये जो थी डिमांड्स थी स्टेट्स की। और अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करें कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को लेकर क्या डिमांड्स थी स्टेट्स की, तो रिटेन करना चाहिए इक्विटी डोमिनेंस को, रिड्यूस करना चाहिए वेट ऑफ इनकम डिस्टेंस को, और ऐड करना चाहिए स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। इक्विटी डोमिनेंस इसको ऐसा समझ लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। अब अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन को देखें कि उसकी क्या रिकमेंडेशंस रही हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन को लेकर, तो उसने जो है 16th फाइनेंस कमीशन में स्टेट के शेयर को रिटेन करके रखा है, यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन में था 41% स्टेट का शेयर, सेम जो है रिटेन किया है 41% 16th फाइनेंस कमीशन में। और रीजन्स दिए हैं कि यूनियंस को जो है डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नीड्स होती है, और सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, जो सेंट्रल यानी कि सेंटर सेक्टर्ड, इसको सेंट्रल ही लिख लीजिए, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम्स, जो सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम होती हैं उन वो कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग होती है उनमें वो स्टेट के रूट से ही पास होती हैं। तो
और ओवरऑल जो है इसको जो है फिस्कल बैलेंस बनाकर रखना, फिस्कल बैलेंस बनाकर रखना है इसको ओवरऑल। और अगर हम सेस और सरचार्ज पर देखें कि 16th फाइनेंस कमीशन का सेस और सरचार्ज को लेकर किस तरह की रिकमेंडेशन है, तो ये हमें देखने को मिलता है कोई कैप नहीं है, नो कैप recommended on cess and surcharge, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन डिविजिबल पूल, यानी कि इसको डिविजिबल पूल में जो है इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं अंडर आर्टिकल 270। अगर हम कंबाइनली देखें तो आर्टिकल 270 एंड 271 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन देता है सेस एंड सरचार्ज को लेकर कि उनको जो है डिविजिबल पूल में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये लिमिटेशंस हैं, एक तरह से लिमिटेशन है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए भी। बट लेकिन एडवाइस किया है ग्रेजुअल रिडक्शन इन एक्सेसिव रिलायंस, यानी कि एक्सेसिव रिलायंस में ग्रेजुअल रिडक्शन करने के लिए जो है एडवाइस किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन प्रिंसिपल्स की बात करें कि जो है कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में कंसीडर किए जाते हैं, तो दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक ग्रेजुअल चेंज इन स्टेट शेयर्स एंड रिकॉग्नाइज एफिशिएंसी एंड ग्रोथ कंट्रीब्यूशन, और ये जो है एक तरह से बैलेंस देखने को मिलता इक्विटी एंड एफिशिएंसी में। व्हाट डज इट मीन? तो इक्विटी एंड एफिशिएंसी में बैलेंस देखने को मिलता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जो इक्वल आउटपुट होना चाहिए, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आउटपुट का। अब कुछ ये क्राइटेरिया है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अमॉन्ग स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स में डिवोल्यूशन होता है टैक्सेस का, उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से जो है देखना है और इसको आप अपने एंड टाइम पर जाकर रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये टेबल जो है मोस्ट प्रोबेबली 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन को लेकर कभी ना कभी हर साल नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर्स पर यूपीएससी ने इसको पूछा ही पूछा है क्वेश्चन को। हम जब लेटर ऑन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब जब मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने इस पर पूछे हैं और इस टेबल का कितना जो है ये टेबल हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जो क्वेश्चन निकालने के लिए। तो अब हम अगर इस टेबल को देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको जो है इंक्लूड किया जाता है, तो जैसे कि इनकम डिस्टेंस हो गई, जिसमें आप देखोगे 13th फाइनेंस कमीशन में, हालांकि इसकी डोमिनेंस रहती है इनकम डिस्टेंस की, ये डोमिनेंट क्राइटेरिया रहता। 13th फाइनेंस कमीशन में हमें 47.5 देखने को मिला, 14th फाइनेंस कमीशन में 50% देखने को मिला, 15th में 45% एंड 16th फाइनेंस कमीशन में ये थोड़ा सा लो देखने को मिला 42.5%। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें 1971 की, तो इसका इंक्लूजन भी है 13th में 25%, 17.5% 14th में, एंड यहाँ पर जो है ये खाली है। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं लाइक पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, फिजिकल डिसिप्लिन हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया, टैक्स एफर्ट हो गया, स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये जो है 16th फाइनेंस कमीशन में इसको 10% जो है रखा गया है। तो ये बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आप सबको, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं स्टेट का कंट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो कि रिमेंबर मेमोराइज करके रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी हेल्प करें आंसर निकालने के लिए। अब अगर हम न्यू क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से न्यू क्राइटेरिया हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो जैसे कि हमने स्टेट्स के शेयर का डिस्कस किया कि स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है उसको जो है इंक्लूड किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन में। मेजर शिफ्ट टूवर्ड एफिशिएंसी बेस्ड फेडरलिज्म, साउथ, इससे क्या होगा कि इससे जो साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनको मार्जिनल गेन मिलेगा और जो लार्ज नॉर्थन एंड सेंट्रल स्टेट्स हैं वो कहीं कहीं ना कहीं स्लाइड उनमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि कोई ऐसा लार्ज या कोई बड़ा ड्रास्टिक जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं देखने को मिला है।
अब अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं स्टेटस को इन वर्टिकल डिवोल्यूशन, डायरेक्शनल शिफ्ट इन हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया, बैलेंस्ड फेडरल कॉम्प्रोमाइज एंड एफिशिएंसी गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। अब अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें तो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, तो वे फॉरवर्ड तो जो रिकमेंडेशंस हैं 16th फाइनेंस कमीशन की वही रहेंगी। अगर हम सेंटर के लिए देखें तो सेंटर के लिए क्या हो सकता है, सेंटर को जो है रिड्यूस रिलायंस ऑन सेस एंड सरचार्ज, ये हो सकता है सेंटर के लिए। और अगर स्टेट्स के लिए देखें हम तो स्टेट्स के लिए जो है टारगेटेड सब्सिडीज़ होनी चाहिए, पावर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स होने चाहिए, कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट एंड डेप्ट, और रिफॉर्म्स होने चाहिए पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइजेस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं और इसमें क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम वन बाय वन रीड करते हैं और फिर उनका आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, विथ रेफरेंस टू फिस्कल डिवोल्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, आर्टिकल 270 provides for distribution of net tax proceeds between the center and the states। जैसा कि हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया कि जो आर्टिकल 270 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नेट टैक्स प्रोसीड्स की बात करता है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। तो ये स्टेटमेंट यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। सेकंड में क्या कहा गया, सेस एंड सरचार्ज आर मैंडेटरीली इंक्लूडेड इन द डिविजिबल पूल। क्या जैसा हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में, क्या सेस एंड सरचार्ज जो हैं उनको डिविजिबल पूल में इंक्लूड किया गया था? नो, दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे आर एक्सक्लूडेड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेस एंड सरचार्ज जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, यानी कि उनको डिविजिबल पूल में नहीं रखा गया है। अब हम अपना थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 एवरी 5 ईयर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन होता, जैसे कि हमने ओपनिंग में ही अपने डिस्कस किया कि जो फाइनेंस कमीशन होता वो एस्टेब्लिश किया जाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एक चेयरमैन होता एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 280 जो है उस फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता। तो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो करेक्ट। अब हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ और कौन सा रॉन्ग, यानी कि 1 और 3 करेक्ट हुए। और पूछा क्या गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो 1 और 3 करेक्ट हुए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 3 ओनली। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया और फिर उसको आंसर करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2023, यानी कि यूपीएससी पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया हम उसको रीड करते हैं और फिर जो है आंसर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, 5 टर्म्स दिए गए हैं हमें, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। आप अच्छे से रीड करिए कौन कौन से, आप पूछा क्या गया इसमें, पहले हम ये रीड करते हैं। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मैनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। यानी कि कौन कौन से जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए रखे हैं कौन कौन से क्राइटेरिया। तो यहाँ पर 5 क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे कि हमने टेबल में ही डिस्कस किया था अपनी। तो पहले को देखते हैं हम, पहले में क्या बोला, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। क्या ये इंक्लूडेड था हमारी टेबल में? यस, दिस वाज इंक्लूडेड।
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी था, यस ये भी था, ये भी इंक्लूडेड था। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन टेबल, ये नहीं था गवर्नेंस रिफॉर्म, तो तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम 4 को देखें, 4 क्या है, 4 में है स्टेबल गवर्नमेंट, तो स्टेबल गवर्नमेंट का भी कहीं जिक्र नहीं था, और भी रॉन्ग हो जाएगा। टैक्स एंड फिजिकल डेफिसिट फिजिकल एफर्ट्स, ये इंक्लूडेड था हमारी टेबल में, जो कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन टेबल थी, उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया थे, जैसे कि टैक्स को लेकर हो गया, डेमोग्राफी को लेकर हो गया, पॉपुलेशन को लेकर हो गया, इनकम को लेकर हो गया, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को लेकर हो गया, और जो है 2 मेंशन यहाँ पर ही कर दिए हैं क्वेश्चन में ही, कि पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। तो ये सब जो है उस टेबल में इंक्लूडेड है। उस टेबल को आपको अच्छे से देखना है, वो टेबल आपकी आने वाले प्रीलिम्स 2026 में भी अगर क्वेश्चन आता है तो काफ़ी हेल्प करेगी आंसर निकालने में। तो फिर कितने हो गए जो कि इंक्लूडेड है, हाउ मैनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया इंक्लूडेड हो गए, 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 हो गए। अब हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है ओनली 2, ऑप्शन बी में है ओनली 3, यानी कि ऑप्शन बी ओनली 3 हो जाएगा। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसको आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 में पूछा है, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया। क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू recommendations of the 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, यानी कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में पूछा है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट जब रीड करते हैं, देखें उसमें क्या पूछा गया, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4800, यानी कि 4800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022 to 23 to the year 2025 to 26 for incentivizing states to enhance educational outcomes। मान लीजिए इस स्टेटमेंट का आपको नहीं पता है, ये डेटा आप एग्ज़ाम के टाइम पर भूल गए, तो अभी इसको होल्ड पर रखिए इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विथ स्टेट्स। क्या 15th फाइनेंस कमीशन में हमने जैसा कि देखा, डिस्कस किया था, जो कि है 13th फाइनेंस कमीशन में, 14th फाइनेंस कमीशन में, 15th फाइनेंस कमीशन एंड 16th फाइनेंस कमीशन में। तो यहाँ पे बोला है 15th फाइनेंस कमीशन में जो है क्या 45% था नेट प्रोसीड्स टैक्स का स्टेट्स का। रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि जो हमने देखा था 15th फाइनेंस कमीशन में जो था वो नेट प्रोसीड्स जो था वो 41% था, और 16th फाइनेंस कमीशन में भी उसी को रिटेन किया गया है 41% को। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब हम हमारा दूसरा स्टेटमेंट रीड करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया, 45,000 करोड़ आर टू बी कैप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स आप देखोगे, हमेशा आप अगर देखोगे तो जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में हार्डली आपको 25-30 क्वेश्चन ही जो हैं एग्जैक्टली पता होते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप जो है एलिमिनेट कर कर निकालते हो, या गेस वर्क कर कर निकालते हो, या फिर आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है उसको अप्लाई करते हो और क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करते हो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इन जब भी टफ क्वेश्चन होगा तो यूपीएससी उस क्वेश्चन में कहीं ना कुछ जो है लूप होल्स रखता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप सब जो है सारे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि डेटा पूछा गया है, अब एग्जैक्टली डेटा कितना आप रिटेन कर पाते हो एग्ज़ाम में, ये तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर भी सेकंड स्टेटमेंट को भी आप होल्ड पर रखिए थोड़ी देर, हम फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो ये हमने अपनी टेबल में देखा, वो जो था 15th फाइनेंस कमीशन में री इंट्रोड्यूस किया गया था टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया
ऑलमोस्ट 2.5%। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हालांकि ये अब अगर हम वैसे ही देखें कि इस क्वेश्चन में हमारे कौन से दो स्टेटमेंट सही हुए हैं, तो एक स्टेटमेंट यानी कि सेकंड का पता लगा है हमें रॉन्ग है। और अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन क्यों यूपीएससी ने इस टाइप से पूछा था। अगर आपको यहाँ पर ये भी पता होता, क्योंकि अगर सेकंड स्टेटमेंट का ही पता होता आपको कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फिर आप अब ऑप्शन देखिए कि सेकंड स्टेटमेंट्स किस किस ऑप्शन में देखने को मिलता। यानी कि ऑप्शन सेकंड में भी है, ऑप्शन फर्स्ट में भी है, ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। और पूछा क्या गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सेकंड ऑप्शन किस किस में है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टेटमेंट्स का भी जो है पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको आंसर दे रहा है। तो हालांकि ये इंक्लूडेड है यहाँ पर, ये डेटा भी जो था 15th फाइनेंस कमीशन में इंक्लूडेड था, और यहाँ पे 45,000 डेटा भी इंक्लूडेड था। बट इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपको नहीं रिटेन कर पाए इस डेटा को, और आपको इतना ही पता हुआ कि जो है 13th फाइनेंस कमीशन में कितना था नेट टैक्स प्रोसीड स्टेट्स का, एटलीस्ट टू फाइनेंस कमीशन का तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन में 41% था, और अब अगर क्वेश्चन आता है और 16th फाइनेंस कमीशन में भी वो सेम 41% ही रिटेन किया गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस एंड दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।